ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 1। सबसे पहले आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इनको पढ़ लीजिएगा। आपका पेपर 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा उसे सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक एक नंबर के चारों क्वेश्चन हैं। हो सकता है 6 के 6 एमसीक्यू मिल जाए आपको, और हो सकता है आपको 2-4 आपको ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज डिस्प्लेड आफ्टर स्विचिंग ऑन द विंडोज। जैसे हम विंडोज को स्विच ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन हमको दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। सभी को पता है, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देवेश इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। देवेश को हमेशा चिंता रहती है एग्जाम टाइम पे। ही इज अ सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट। वो सिंसियर और पढ़ने वाला बच्चा है। बट द थॉट ऑफ एग्जाम्स क्रिएट्स एंग्जाइटी इन हिम। लेकिन एग्जाम्स का जो थॉट है वो उसके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड सजेस्ट टू हेल्प हिम। तो आप कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक उसे सजेस्ट करोगे ताकि उसकी मदद हो? तो आप देखो, मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तो वहां पे मैंने आपको 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई थी। कौन सी? योगा, मेडिटेशन, वैकेशन विद फैमिली, इंजॉइंग एंड एक्सरसाइज, और एक था टेकिंग नेचर वॉक्स। ये मैंने आपको 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई थी। तो यहाँ पे योगा दे रखा है, एक्सरसाइज भी दे रखा है, वैकेशन विद फैमिली भी दे रखा है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, उसके वन शॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर का नाम है। 7 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है और 7 चैप्टर्स के 7 वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाओ या फिर सैम्पल पेपर पे आ जाओ। ठीक है, कैस्पर्सकी और मैकेफी किसके एग्जाम्पल है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है ये दोनों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, ये है आईसीटी स्किल्स का क्वेश्चन। किसका? आईसीटी स्किल्स का। The type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits। यानी कि वो कौन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट पढ़ाए थे, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि बंदा खुद से एम्प्लॉयड है। वेज एम्प्लॉयड का मतलब है कि वो किसी दूसरी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो वेज एम्प्लॉयड है, यानी कि उसको सैलरी मिलेगी पर्टिकुलर। लेकिन अगर वो खुद का क्लिनिक चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। अब यहां पे समझिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें कोई बिजनेस रन कर रहा हो पर्सन, जिसमें कोई पर्सन बिजनेस रन कर रहा हो और लोगों की नीड्स को भी पूरा कर रहा हो, उसके अलावा अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, अपना बेटर प्रॉफिट कमाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नए नए तरीके ढूंढता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के, उसके अलावा वो लोगों की जरूरतें भी पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुशीला डिसाइड्स टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। वो सोचती है कि मैं अपने कंपनी टायर्स जो है, मतलब वो टायर्स की कंपनी है उसकी, सुशीला की, वो उसे बेचती है श्रीलंका में। इट डज नॉट सेल एंड शी हैज अ लॉस। लेकिन वहां पे उसका बिजनेस नहीं चल पाता है और उसको लॉस, यानी कि उसको घाटा हो जाता है। शी अपोलोजाइजेस टू द पीपल हु वर्क फॉर हर। जो उसकी कंपनी में लोग काम करते हैं उनसे वो क्षमा मांगती है और बोलती है कि शी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम, और अगली बार जो है वो अच्छा प्लान करेगी। तो उसकी कौन सी क्वालिटी है इनमें से बताना है आपको, कि इस पैराग्राफ से आपको उसकी कौन सी क्वालिटी दिखाई देती है। ठीक है, टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बिल्कुल सही पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी देख लो। थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले सोचती है। ये तो कोई मैच नहीं हो रहा। तो अगर वो पहले सोचती तो फिर लॉस होता ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। डज नॉट गिव अप। एक बार के लिए हो सकता है लेकिन नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर में पहले मिल चुका है, टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर मिस्टेक्स, क्योंकि वो क्षमा भी मांग रही है भाई और बोल रही है कि आगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, इस क्रिएटिव तो सब होती है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, टेस्ट इज अवर बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। किसी भी टाइप ऑफ डिमांड में रिस्पॉन्ड करने की जो क्वालिटी होती है हमारी बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्ट्रेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला है, साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद डैश इंपेयरमेंट। तो साउंड सेंट्री कौन से यूजर्स के लिए होता है? ये एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जो कि ऑडिटरी यानी कि सुनने में होने वाली समस्या वाले लोगों के लिए होता है साउंड सेंट्री। ठीक है, तो ऑडिटरी इंपेयरमेंट इसका आंसर हो जाएगा। डैश इज डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड और माउस या फिर बोथ
से होने वाली परेशानी वाले लोगों के लिए कौन सा फीचर अवेलेबल होता है कंप्यूटर में? आंसर होगा सीरियल कीज। सीरियल कीज में क्या होता है कि आपको कुछ एडिशनल डिवाइसेस दे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिप, और एग्जांपल देखो पफ, तीसरा एग्जांपल देखो ब्रीथ स्विचेस। ठीक है, तो आप बिना कीबोर्ड और माउस के इन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर यूज कर सकते हो सीरियल कीज की मदद से। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सीरियल कीज यहां पर भी है, यहां पर भी है, करेक्ट कर लेना, एओटी दोनों सही है। टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन कौन सी है? डायल अप भी है, डीएसएल भी है, आपके केबल इंटरनेट एक्सेस भी है, ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। वायरलेस पूछता तो आपका 3G वाईफाई और वाईमैक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डैश इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है? स्काइप है, गूगल टॉक है, व्हाट्सएप है, क्रोम नहीं है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्रोम। A global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol to serve billions of users worldwide. देखते ही आंसर पता चल रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज करता है, जिसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन है, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड कंप्यूटर सिक्योरिटी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी। सी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। फिर से आपके सामने 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभिषेक वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशंस ऑफ ऑल पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट्स ऑफ ऑल टाइटल्स। तो वो सारे के सारे पैराग्राफ्स का इंडेंटेशन चेंज करना चाह रहा है और सारे के सारे टाइटल्स का फॉन्ट चेंज करना चाह रहा है। तो इस काम को कम समय में करने के लिए आप उसे कौन सा फीचर सजेस्ट करोगे? भाई टेम्पलेट तो क्या होता है? सैंपल डॉक्यूमेंट होता है, तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी। करने से क्रॉप तो फोटो और ग्राफिक्स होते हैं। क्रॉप स्टाइल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टाइल्स क्या होता है? स्टाइल्स ग्रुप ऑफ फॉर्मेट होता है, जिसको हम किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देवेश वांट्स टू टेक अ लेटर ही हैज रिटन एंड सेंड इट टू अ होल बंच ऑफ पीपल। देवेश ने एक लेटर लिखा है और उसको बहुत सारे लोगों के पास भेजना चाहता है। उस पे लेटर पे उनकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए साथ के साथ, यानी कि मतलब मैं अलग अलग लेटर लिख रहा हूँ और अलग अलग लेटर पे सबका अलग अलग नाम हो पहले से ही प्रिंटेड में। मुझे पेन से नहीं लिखना, पहले से प्रिंटेड में सभी लेटर्स पे अलग अलग नाम हो, इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, सो दे माइट थिंक दैट यू टाइप्ड अ लेटर पर्सनली फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या होगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर देवेश ऐसा करता है कि सभी लेटर्स पे अलग अलग नाम प्रिंटेड में हो, तो वो सोचेंगे कि उनके लिए लेटर पर्सनली टाइप किया गया है, यही तो सोचेंगे भाई वो। तो लेकिन हमने पर्सनली टाइप नहीं किया है रियलिटी में। इसके लिए आप कौन सा फीचर यूज करते हो? ओपन ऑफिस राइटर का या फिर किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसके लिए जो फीचर होता है इसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज की हेल्प से हम ये कार्य कर सकते हैं। By default, writer evaluates dash levels of heading when it builds the table of contents. जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं राइटर में, तो बाय डिफॉल्ट कितनी लेवल्स तक वो राइटर जो है टेबल जो हेडिंग्स है उनको कंसीडर करता है। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह से होती है ना, तो कितनी लेवल्स तक कंसीडर करता है? तो आंसर हो जाएगा 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स को बाय डिफॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो? तो देखो, बेस का यूज करते हैं हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, कैल्क का यूज करते हैं स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, इम्प्रेस का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो राइटर का हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और हम बोले तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। 5th क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड। ग्राफिक्स की रिलेशन टू द सराउंडिंग टेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्राफिक या फिर जो हमारा इमेज है वो टेक्स्ट से कैसे रिलेटेड है, वो टेक्स्ट के आगे है या टेक्स्ट के पीछे। टेक्स्ट यानी कि जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दिया, वो इमेज पीछे रहेगा टेक्स्ट के, या आगे आएगा, या साइड पे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो चीज हम डिसाइड करते हैं यूजिंग टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, ई हैश बटन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन है टेबल ऑफ कंटेंट से। जब हमारा एंट्रीज टैब जो होता है, वहां पे एंट्रीज टैब में एक स्ट्रक्चर लाइन होती है, तो स्ट्रक्चर लाइन पे कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा ई होता है, ई हैश होता है, हैशटैग होता है, टी होता है, एल एस होता है, एल ई होता है। देखो, ई होता है आपका एंट्री टेक्स्ट, ई हैश होता है आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर का राइट आंसर है। हैशटैग बटन रिप्रेजेंट करता है आपका पेज नंबर, टी बटन आपका रिप्रेजेंट करता है आपका टैब स्टॉप। ठीक है, एल एस रिप्रेजेंट करता है आपका स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, और एल ई रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ अ हाइपरलिंक। क्लियर है ये सब चीजें? ई बोले तो एंट्री टेक्स्ट, ई हैश क्या होगा? चैप्टर नंबर, हैशटैग हो जाएगा आपका पेज नंबर,
टी हो जाएगा टैब स्टॉप, एल एस हो जाएगा स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक और एल ई हो जाएगा एंड ऑफ हाइपरलिंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वी यूज डैश टुगेदर अवर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। तो अलग अलग वर्कशीट से एक मास्टर वर्कशीट में डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन में हम अलग अलग वर्कशीट से एक सिंगल वर्कशीट में डाटा को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो का हम यूज करते हैं किसके लिए? मैक्रो का यूज करते हैं हम किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए। ये भी आपको पता ही होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डाटा कंसोलिडेशन। यूजिंग डैश ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। यानी कि आप बता दो कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए और बाद में मुझे वैल्यूज मिल जाए, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? मतलब बैकवर्ड वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो सभी को पता है। हम जनरली क्या करते हैं? प्रिंसिपल बताएंगे, रेट बताएंगे, टाइम बता देंगे, डिवाइड बाई 100 करके वो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल के दे देगा। लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बताऊंगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, मान लो 1000 रुपये, मैं पहले बता दूंगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए भैया 1000 रुपये की, और प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, तो मुझे टाइम बता दे। उल्टा काम कर रहा हूँ ना। ठीक है, इसी के लिए हम यूज करते हैं गोल सीक। रिजल्ट हमने पहले बता दिया है, रिजल्ट यू वांट, और उल्टा काम करके हम पूछ रहे हैं कौन सी वैल्यू होगी टाइम की जिस पर रिजल्ट चाहिए, गोल सीक। अच्छा, इसमें अगर गोल सीक की जगह अगर इसमें सॉल्वर ऑप्शन होता, अगर गोल सीक ना होता जबकि सॉल्वर होता, तो इसका आंसर सॉल्वर भी हो सकता था। गोल सीक और सॉल्वर में डिफरेंस, गोल सीक केवल एक वेरिएबल में, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम की वैल्यू चेंज करी थी, है ना, उसी तरह से गोल सीक में केवल एक वेरिएबल हो सकता है और सॉल्वर में मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। समझ गए बात को? जब हम पहले ही रिजल्ट बता देते हैं और वैल्यूज ढूंढते हैं, बैकवर्ड जब वर्क करते हैं, तो हम गोल सीक और सॉल्वर का यूज करते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल है तो गोल सीक और मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो सॉल्वर। ठीक है, सॉल्वर की एक और डेफिनेशन होती है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। वो भी हम किसी और सैम्पल पेपर में डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी आपने वन शॉट तो देखा ही है ना। देयर आर डैश वेज यू कैन रिनेम अ वर्कशीट। रिनेम करने के कितने तरीके होते हैं वर्कशीट को? 3 तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? राइट क्लिक कर दो, रिनेम पे क्लिक कर दो। एक होता है डबल क्लिक कर दो उस पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। डैश कैन बी यूज्ड इन कैश टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। हाइपरलिंक पे टिक मारो तुरंत की तुरंत। क्या होता है? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जंप करने के लिए हम जो है हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अच्छा, पूरा भी पढ़ना चाहिए आपको। वैसे करेक्ट आंसर तो हाइपरलिंक ही है, लेकिन फिर भी एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। तो मतलब हाइपरलिंक क्या होता है? कोई भी ऐसा लिंक होता है जिसे हम क्लिक करते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं किसी दूसरी फाइल पे, किसी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, डैश इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। यानी कि एक सेट बना दिया मैंने कमांड और कीस्ट्रोक का, जो कि मैं बाद में यूज करने के लिए सेव कर लेता हूं। आंसर है मैक्रो। क्या बोला मैंने जो भी कार्य किया है उसको मैं सेव कर लूंगा, सीक्वेंस को, जो भी मैंने कमांड्स दी हैं, और बाद में मैं उसे यूज कर लूंगा। एक सिंगल क्लिक में मेरा पूरा काम हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है किसी भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए हम मैक्रो का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड एंड सेव्ड इट ऑटोमेटिकली कंटेन्स अ लाइब्रेरी नेम्ड। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके सेव करते हैं तो वहां पे एक लाइब्रेरी होती है पहले से ही, जिसका नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से आपके पास सामने 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से 5 करने। ये आपका आखिरी सेट है एमसीक्यूज का। तो यहाँ पे जो है अ डैश वैल्यू दैट यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। तो किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है टेबल के अंदर, डाटाबेस टेबल के अंदर। तो उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे देखो एक टेबल है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर होता है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में 2 बच्चों का सेम नाम है, तो उनको यूनिक वैल्यू दी जाती है जिसका नाम होता है रोल नंबर। रोल नंबर सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डैश स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डाटाबेस टेबल्स। आंसर सेलेक्ट स्टेटमेंट सभी को रटा हुआ होना चाहिए, तो कि 0 या फिर 0 से ज्यादा रोज को रिट्रीव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसका नाम होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। और इसके ऊपर तो मैंने प्रैक्टिकल भी किया था, है ना। अ डैश हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पूल ऑफ डाटा। डाटा के पूल में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वेरी का। To create a form, you need to select dash option available under database section. Database section में 4 ऑप्शंस होते हैं: टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे?
फॉर्म्स ऑप्शन यूज करोगे, सिंपल। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन टेबल, तो कितने टाइप की रिलेशन होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक है। कौन सी? 1 to 1, दूसरी हो गई 1 to many या फिर many to 1, तीसरी हो गई many to many। 3 टाइप्स की आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं टेबल्स में। पॉपुलर डीएमएल इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनमें से कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिक्वल यानी कि एसक्यूएल। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन बी शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ पे अब आपके एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले आपके सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का। आइए शुरू करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मुझे अपने बारे में पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीक पॉइंट क्या है, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं जिनको मैं अचीव कर सकता हूं अपने जीवन में, उसी पे काम करना और जीवन में सफलता पा लेना, ठीक है। तो हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ अवर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में सब कुछ पता होना, अपने बारे में अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी फीलिंग्स और अपना कैरेक्टर, उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर वेज ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इससे जो है बंदों को, इंडिविजुअल्स को हेल्प होती है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करने के तरीके ढूंढें। they become aware of things they become aware of their strengths and weak points and work accordingly। तो वो जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स के बारे में जागरूक हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। दे ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स टू बिकम सक्सेसफुल इन वेरियस अरेनाज ऑफ लाइफ। तो वो फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे और सक्सेसफुल हो जाते हैं। आगे बात करेंगे। 4 बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस बताने हैं आपको, मैं 6 लिख के लाया हूँ, आप कम से कम 4, कम से कम 5 तो याद रखो यार, है ना। तो पहला बेनिफिट है बूस्ट इम्यून सिस्टम, दूसरा है प्रमोट्स लॉन्गेविटी यानी कि लॉन्ग लाइफ को प्रमोट करता है, लीड्स टू बस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज इंपॉर्टेंट यानी कि वाइटल फॉर रीचिंग गोल, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्पलिशमेंट, तो इससे हम जो है अपना तन मन धन से लग जाते हैं टास्क करने के लिए, और इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और बिहेवियरल प्रॉब्लम से हमें बचाता है, क्या? स्ट्रेस, ठीक है। आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज बोले तो जो काम करते हैं लोग, जो जॉब करते हैं वहां पे, उनका रिक्रूटमेंट यानी कि उनको हायर करना, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट और उनकी कंपेंसेशन, इन सब चीजों को मैनेज करना ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। शॉर्ट में एचआरएम बोलते हैं। एमसीक्यू भी बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरएम इन कंटेक्स्ट टू एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है, इस तरह से। एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स दिस फंक्शन एज नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट पीपल। तो एंटरप्रेन्योर इस फंक्शन को परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, और क्योंकि बिना लोगों के, बिना पीपल के, बिना एम्प्लॉय से कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता है। 4 फंक्शन बताने हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो मैं आपके लिए 4 लिख के लाया हूं बस तो देख लो, और भी बता दूंगा, 1-2 एक्स्ट्रा भी बता दूंगा। देखो, ये जो है मैनेज करता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी को, और हर एक मेमोरी स्पेस का ट्रैक करता है कि किस प्रोग्राम ने कितनी मेमोरी ले रखी है और कितना स्पेस फ्री है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर्स को भी मैनेज करता है, फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है। आगे, डिस्क स्पेस का अमाउंट, किस फाइल ने कितना यूज कर रखा है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल ने कितना डिस्क स्पेस यूज कर रखा है, उसको भी ट्रैक करता है। उसके अलावा इट अलाउज अस टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल्स, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम फाइल्स को क्रिएट कर सकें, कॉपी कर सकें, मूव कर सकें, डिलीट कर सकें। और भी 1-2 सुन लो, और हो सकता है कि भाई ये मैनेज करता है हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। और क्या लिख सकते हो, और अपने आप देख लेना यार, पढ़ाया हुआ है। आगे बात करेंगे। फाइल्स एंड फोल्डर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो भाई, कर देंगे। देखो, कोई भी चीज हम स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, वो फॉर्म ऑफ फाइल में स्टोर होता है। कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट है, कोई भी पीडीएफ है, जो पावर पॉइंट का जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो सामने, ये भी फाइल ही है। अ फाइल सिस्टम इज अ वे विच कैन गिव टू अ नेम ऑफ फाइल, स्टोर इट एंड रिट्रीव इट। तो आप फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को उसका नाम दे देते हो, उसको स्टोर कर लेते हो, और उसे कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फाइल्स को आप सेपरेटली किसी ग्रुप में भी डाल सकते हो, जिसको फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बोल सकते हैं हम, यानी कि फाइल्स का ग्रुप ही एक फोल्डर होता है, और हर एक फोल्डर के अंदर भी फाइल्स होती हैं या फिर और भी एक्स्ट्रा फोल्डर्स होते हैं जिनको हम सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो सब फोल्डर के अंदर भी और फोल्डर हो सकता है या फिर फाइल भी हो सकती हैं,
इतना क्लियर है, जिससे कि हम आसानी से अपनी फाइल्स को ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आपके वही कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के, और 6 में से आपको 4 करने हैं यहाँ पे, और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं तो 8 नंबर के हो जाएंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन एंकरिंग एंड अलाइनमेंट। एंकरिंग क्या होती है और अलाइनमेंट क्या होता है समझते हैं। देखो, एंकरिंग का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट ऑफ ग्राफिक्स। जो भी मैंने इमेज इंसर्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट में, उसका रेफरेंस पॉइंट। मान लो मेरा ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और इसका रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो अगर फिर से सुनो, चलो एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे अपना इमेज रख दिया और रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया इन दोनों के बीच में। तो एक बात समझना कि अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट को अगर मैं यहां से उठा के यहां रख दूं, यहां से उठा के यहां रख दूं, तो ये इमेज इसी के अकॉर्डिंगली यहां से उठ के यहां चला जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? अगर देखो यू और मीन के बीच में है, ये दो शब्दों के बीच में, इन दोनों शब्दों को मैं जैसा लेके जाऊंगा ना, उसी के अकॉर्डिंग एंकर पॉइंट भी मूव करेगा और एंकर पॉइंट के साथ साथ मेरा इमेज भी, यानी ग्राफिक भी मूव करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर एंड इमेज इज ऑलवेज हैज अ एंकर पॉइंट। हर एक इमेज का एंकर पॉइंट होता ही होता है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो जो मेरा एंकर पॉइंट है उसी के रिलेशन में ग्राफिक्स का वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ही अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक ही में घुसा दिया है इनको, इसको यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं? देखो, सेल रेफरेंस जो होता है, मैं बताऊं आपको, कोई भी मेरे टेबल है मान लो, ठीक है, तो इसमें रो होती है और कॉलम होते हैं। तो ये आपके कॉलम है A B C D, ये वाले वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, और हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती हैं। तो यहाँ पे रो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से होती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस वाले सेल का नाम बताओ मुझे, इस वाले सेल का मुझे नाम बताओ, तो क्या होगा? इसका कॉलम देखो, पहले B है, B, रो देखो इसकी 2 है, ठीक है, B2, इसका नाम हो गया B2। इसकी सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस का मतलब होता है जिस नाम से किसी भी सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल्स को हम पहचानते हैं। तो इसका नाम B2 है। इसका रेफरेंस में चेंज भी कर सकता हूं, इसके B2 की जगह मैं इसका, इसमें अपना नाम भी लिख सकता हूं, प्रतीक। ठीक है भाई, इसकी B2 की जगह अपना नाम भी लिख सकता हूं। अच्छा, रेंज ऑफ सेल्स, जैसे कि मैंने यहां से लेके और यहां तक सेलेक्ट कर लिया सेल्स को, इतने सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका D2। तो C1 से लेके D2 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये होगी उसकी सेल रेफरेंस। इसका भी नाम मैं चेंज कर सकता हूं। इसका यूज क्या है? इसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आता है। जैसे कि मुझे इस सेल में जो वैल्यू है और इस सेल में जो वैल्यू, उनका मल्टीप्लाई करना है इस वाले सेल में, तो मैं इज इक्वल टू A1 इंटू A2 कर दूंगा डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 और A2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी इसका यूज होता है। समझ लो इसको। सेल रेफरेंस refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find values or data that you want formula to calculate। तो जिस किसी फॉर्मूला में आप उसकी वैल्यूज डाल रहे हो तो उसके लिए इसका यूज कर लेते हैं। इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज यू कैन यूज अ सेल रेफरेंस टू रेफर टू। तो आप सेल रेफरेंस का कहाँ यूज कर सकते हो और कहाँ से रेफर कर सकते हो डाटा को यूजिंग सेल रेफरेंस? डाटा फ्रॉम वन और मोर कॉन्टिन्यूअस सेल्स ऑन द वर्कशीट। तो जो डाटा है कंटिन्यूअस सेल्स से हम डाटा को ले सकते हैं, यानी कि रेंज ऑफ सेल्स जिसे हम बोलते हैं। डाटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट के डिफरेंट एरियाज में जो डाटा कलेक्टेड है उसको भी हम ले सकते हैं यूजिंग सेल रेफरेंस, आसानी से ढूंढ सकते हैं। डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, सेम वर्कबुक में अलग वर्कशीट से भी हम डाटा को ले सकते हैं। बोले तो जैसे कि ये एक वर्कशीट है तो इसमें अलग अलग, ये एक पूरी वर्कबुक है, इसके अंदर अलग अलग वर्कशीट्स होती है ना यहाँ पे, तो वहां से भी हम डाटा को ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, व्हाट इज द नीड टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन मल्टीपल वर्कशीट्स ऑफ अ वर्कबुक, गिवन एग्जांपल। तो जब हम मल्टीपल वर्कशीट्स में रेफरेंस क्रिएट करते हैं उसकी क्या जरूरत होती है, और एग्जांपल दो। तो रेफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि एक सेल को या फिर किसी रेंज ऑफ सेल्स को दूसरे रेंज ऑफ सेल से कनेक्ट कर देना, रेफरेंस क्रिएट कर देना, लिंक कर देना। जैसे कि ये मेरी वर्कशीट है और ये एक और वर्कशीट है, एक ही वर्कबुक के अंदर है, तो इस सेल को ही वैल्यू मुझे इस सेल में भी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसका रेफरेंस इसमें क्रिएट कर दूंगा। ये होता है सेल रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस बोल दो खाली, है ना। रेफरेंस इन मल्टीपल वर्कशीट्स हेल्प टू रिट्रीव एंड वर्क अपॉन डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट वर्कशीट ऑफ द वर्कबुक। ठीक है,
Example, a manager wants to calculate total sales on sheet 3 of previous 2 years on which are stored on sheet 1 and sheet 2, then reference will be sheet 3. This is this. यानी कि शीट 1 में और शीट 2 में कुछ डाटा है और उसका रिजल्ट उसे शीट 3 में चाहिए, तो उसके लिए वो रेफरेंस का यूज कर लेगा। जैसे कि इज इक्वल टू शीट 1 और B2। ये क्या है, ये इसका मतलब नहीं समझे। शीट 1 का B2 सेल, ये है इसका मतलब। इसका मतलब है शीट 2 का C2 सेल। इन दोनों को प्लस करना चाहे तो इस तरह से हम प्लस भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है ना रेफरेंस में, एक्सक्लेमेटरी की जगह हम डॉट वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट वाला। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज हो गया डाटा सिक्योरिटी और डाटा शेयरिंग। डिसएडवांटेज हो गया आपके फ्रिक्वेंट अपग्रेड, बार बार अपडेट करना पड़ता है, और जो मेंटेनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। डाटा टाइप क्या होते हैं? डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा विच वी आर गोइंग टू स्टोर इन अवर डाटाबेस। सभी को रटी हुई डेफिनेशन है कि डाटाबेस में हम किस टाइप की डाटा डालने वाले हैं उसको डाटा टाइप बोलते हैं। यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन दी डाटाबेस। एग्जाम्पल आपके न्यूमेरिक डाटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट टाइप, अदर वेरिएबल। तो एक बार देख लो, फील्ड्स देमसेल्व्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे कंटेन। तो जैसे कि नेम का फील्ड है तो उसमें नेम कैरेक्टर्स आएंगे, मोबाइल नंबर का फील्ड है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा टाइप होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट टाइप, ये सब। आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है? ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में क्या होता है कि आप जो है, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी ब्लॉग के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हो विदाउट यूजिंग इंटरनेट, लेकिन वो अपलोड तभी होगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन फिर से अवेलेबल होगा। वही है, इफ यू डू नॉट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन वी कैन क्रिएट ब्लॉग्स यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एप्लीकेशन एंड पब्लिश द ब्लॉग व्हेनेवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। एग्जाम्पल कुमाना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क। आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में से 3 को अटेम्प्ट करना है और 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के आपके हो गए। आइए बढ़ते हैं आगे। 17th क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत इज वर्किंग ऑन अ कैल्क स्प्रेडशीट। प्रशांत एक कैल्क स्प्रेडशीट पे काम कर रहा है और वो कैलकुलेशंस कर रहा है किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए, एंड ही वांट्स टू सेव ऑल द रिजल्ट्स ही इज ऑब्टेनिंग बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूले में डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा है और रिजल्ट्स ऑब्टेन कर रहा है, और सभी रिजल्ट्स को, टू सेव ऑल द रिजल्ट्स, सभी रिजल्ट्स को वो सेव करना चाह रहा है। समझने वाले आप तक समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। सजेस्ट हिम अ वे टू सेव अ सेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल हिज कैलकुलेशंस। और जो पहले नहीं समझे थे तो वो अब समझ गए होंगे कि वो क्या करना चाह रहा है। सेव अ सेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल हिज कैलकुलेशन, जितनी भी उसने कैलकुलेशंस की है उन सभी का एक सेट बना के उसे सेव करना चाह रहा है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज डाल रहा है एक फॉर्मूले में और सभी की सभी वैल्यूज को जो रिजल्ट आ रहा है उनको सेव करना चाह रहा है, उसका एक सेट। डिस्क्राइब दिस ऑप्शन विद एन एग्जांपल। तो हाँ रुको, तो उसको आप एक सजेस्ट कीजिए कोई भी तरीका जिससे वो सेव कर सके, और इस तरीके को आप एक्सप्लेन भी कीजिए विद एन एग्जांपल। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो क्या होता है। सिनेरियो होता है आपका सेव्ड सेट ऑफ योर कैलकुलेशंस ऑफ ऑल योर कैलकुलेशंस, ये बताया था मैंने। तो ये क्या है? सेव सेट कैलकुलेशन ऑल, क्या ये मैच कर रहा है ना कुछ। ठीक है, हम यूज करेंगे सिनेरियो। सिनेरियो का यूज करके हम डिफरेंट सेट्स ऑफ कैलकुलेशंस को हम यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, सिनेरियोस आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के टूल होते हैं। डिस्क्राइब किया था मैंने वन शॉट के अंदर अच्छे से, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा, समय कम है फिर भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हर एक सिनेरियो का अलग अलग नाम होता है एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। उसको हम अलग अलग एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि सिनेरियो का जो बॉर्डर होता है उसका भी अलग अलग कलर हम चेंज कर सकते हैं। When you print the spreadsheet, only the content of the currently active scenario is printed। यानी क्या होता है ना कि सिनेरियो पे ऊपर एक ड्रॉप डाउन होता है, तो वहां से आप जो है स्विच कर सकते हो एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में, लेकिन जो सिनेरियो आपका एक्टिव है वही प्रिंट होगा जब आप अपनी स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हो। ठीक है, अ सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज ऑफ योर कैलकुलेशंस। तो आपके सभी के सभी कैलकुलेशंस का एक सेव्ड सेट होता है सिनेरियो। You can easily switch between these sets using a navigator or a drop down list which is shown beside the changing cells। तो नेविगेटर की मदद से चेंज कर लो या फिर इस ड्रॉप डाउन की मदद से भी आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में जंप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो किसी इन्वेस्टमेंट पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है
इफेक्ट देखना चाहते हो तो आप जो है सिनेरियो का यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स का, तो उसके लिए आप अपना सेट बना सकते हो अलग अलग कैलकुलेशंस का और सिनेरियो यूज कर सकते हो। यू कैन ऐड अ सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली यूज द रिजल्ट। तो हर एक इंटरेस्ट रेट के लिए अलग अलग सिनेरियो ऐड करते जाओ और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स को देखते जाओ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anant is preparing for his IT exam. When he starts studying about styles in writer, he gets confused in the topic type of style. Help him understand these by describing any 4 types of style. देख लो भाई क्या क्वेश्चन है। बस ये बोल रहा है कि अनंत अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो कंफ्यूज हो गया है टाइप्स ऑफ स्टाइल्स में। तो आप कम से कम मतलब कोई भी 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एक्सप्लेन कर दो उसे, उसका काम हो जाएगा। तो सीधा सीधा बोल रहा है डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, डिस्क्राइब कर दो बस। पेज स्टाइल्स में मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड आते हैं और कैल्क के अंदर सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स भी इंक्लूड होता है पेज स्टाइल्स के अंदर ही। पैराग्राफ स्टाइल में पैराग्राफ से रिलेटेड सारी सारी चीजें आती हैं जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टाइप स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर स्टाइल्स में जो पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उन पे अप्लाई की जाती है कैरेक्टर स्टाइल, जैसे कि फॉन्ट, टेक्स्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड और इटैलिक। अब आती है फ्रेम स्टाइल, चौथा। फ्रेम में यानी कि ग्राफिक या फिर टेक्स्ट फ्रेम्स में अप्लाई होती है, यानी कि जब भी हम किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे वो एक बॉक्स के अंदर बन जाता है ना, उस बॉक्स को हम फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम पे अप्लाई होने वाली स्टाइल्स को हम फ्रेम स्टाइल बोलते हैं। इसके अंदर रैपिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड और कॉलम्स आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये वाला एक टेबल दी हुई है और इसके जो है हमें क्वेरीज लिखनी है कुछ, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है। देखो एक टेबल है जिसका नाम है आइटम, वो दी हुई है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको सूटेबल डाटा टाइप और उनका साइज बताना है हर एक कॉलम का, ठीक है। तो आइटम नंबर में आप कौन सा डाटा टाइप लगाओगे उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, जैसे आइटम नंबर है तो इंटीजर डालेंगे, साइज आप कुछ भी डाल दो, साइज 10 में डाला हुआ है, आप अगर एग्जाम में 5 या फिर 7 भी लिख के आओगे तो चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 के मल्टीपल्स में लिखना, 5 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। 10 लिख देना। आइटम नेम वेयर केयर में होगा, वेयर केयर बोले तो वेरिएबल कैरेक्टर में होगा और उसका साइज होगा आपका 15। आप 20 भी लिख दोगे, 30 भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस जो है वो डेसिमल में रहेगी और 5,2 यानी कि डेसिमल से पहले 5 कैरेक्टर अलाउड है और उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट अलाउड है, इस तरह से, ठीक है, डेसिमल में। क्वांटिटी इंटीजर में होगी और मैक्सिमम 3 साइज रहेगा, यानी कि 001 से लेकर 999 तक कोई सामान खरीद सकता है, सीधी सी बात है। तो ये आप अपने दिमाग से भी, अच्छा क्वांटिटी का साइज आप 2 भी कर सकते थे यहाँ पे, 1 तो वन नहीं करना है भाई, 5 भी नहीं करना है, इतना बड़ा भी नहीं, ठीक है। तो मार्जिन लेके चलना, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक टेबल दी हुई है आइटम और आइटम नंबर है, आइटम नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी है। क्वेरी लिखनी है सबसे पहले। डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। तो हर एक आइटम का जो है आपको अमाउंट डालना है, अमाउंट दिखाना है, और कैसे निकलेगा अमाउंट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट आइटम नेम कॉमा प्राइस इन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऐसे कुछ लिखेंगे फ्रॉम आइटम, सेलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फ्रॉम आइटम। क्लियर है। अच्छा अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट, यहाँ पे तो इतना ही लिखा हुआ है जो सीबीएसई वालों ने आंसर दिया है। मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सीबीएसई 2020 वाले सैंपल पेपर से उठाया है, ठीक है। सीबीएसई वालों ने तो ये आंसर दिया है। मैं क्या लिखता अगर मैं पेपर देता तो मैं लिखता सेलेक्ट आई नेम कॉमा, फिर ये वाली चीज लिखता, सेलेक्ट आई नेम कॉमा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी फ्रॉम आइटम। समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर ये नेम भी आ जाता और उसका अमाउंट भी आ जाता। फिर क्या है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50। तो जिनकी प्राइस 50 से कम है, जैसे कि ये है 40 है, 80, 40 है और ये 20 है, इनको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। कुछ लोग तो डायरेक्ट यहाँ पे सोप और सोप बॉक्स लिख के जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इज लेस देन 50 और लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा, बस खत्म हो गया। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सचिन एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरेस्ट एंड इट्स यूजेस, सॉरी इंटरनेट। सचिन एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, वो कोशिश कर रहा है समझने की कि इंटरनेट क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, लेकिन वो अनेबल है इस चीज़ों करने में, वो समझ नहीं पा रहा है। तो आप उसको बेसिक कंसेप्ट समझा दो जो इंटरनेट के, समझा दो भाई। इंटरनेट समझ लेगा भाई। इंटरनेट ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि यूज करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टू सूट बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। इतना तो आपने एमसीक्यू भी पढ़ लिया था पहले ही। एमसीक्यू भी यही था ना एक, कि डैश इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ, ठीक है, समझ गए बात को। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्कों का भी एक नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क होते हैं। ये मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टाइम की, जिससे हमें हेल्प मिलती है हमारे डेली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ये वाइडली यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके फॉर रिसर्च एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। बिजनेस यूज करते हैं इंटरनेट का टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डाटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेस। इंटरनेट इज लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप्स के लिए लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्स है। द इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ आप अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए रख सकते हो। who live across different locations via internet chatting systems and email software, चैटिंग वगैरह और ईमेल की मदद से आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो, ठीक है। इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर जनरल पब्लिक। तो इंटरनेट की मदद से आजकल एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। आगे बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करनी है, जो कि डाटाबेस के अंदर होती है। 1 to 1, 1 to many और many to many, ठीक है। 1 to many को ही 1 to many को ही हम many to 1 भी बोलते हैं, ठीक है। 1 to 1 में क्या होता है, दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होनी चाहिए। 1 to many में क्या होता है, एक टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है एक कॉलम प्राइमरी की टेबल का सभी कॉलम से एसोसिएटेड रहता है दूसरी वाली टेबल के से, एसोसिएटेड टेबल के सभी कॉलम से एसोसिएटेड रहता है प्राइमरी की टेबल का एक कॉलम। मैनी टू मैनी टेबल में, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की नहीं होती है, और इसमें सभी कॉलम्स प्राइमरी की टेबल के एसोसिएटेड रहते हैं सभी कॉलम्स के साथ एसोसिएटेड टेबल के। बस इतना ही था, यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बताई हुई सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह दे रखा है, ठीक है, तो आप चाहें तो फॉलो वगैरह कर सकते हो। और आगे भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। नोटिफिकेशंस ऑन रखें, बेल आइकन वगैरह होता है ना, वो नोटिफिकेशंस ऑन करने का, ठीक है। थैंक यू।